पैराग्राफ लैंड पे लॉ बनाने का हक नहीं देता है। लैंड पे लॉ बनाने का हक उसमें लिखा है, लेकिन पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं है। वहाँ पे हमने असम में देखा है, असम में देखा है। मैं देखता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मैं भी लिखित में देता हूँ ना, मैंने अभी लेके नहीं आया। आप दिखाइए, मैं ये पढ़ा हमने भी नहीं। दार्जिलिंग में उस टाइम पे आपका गवर्नमेंट था 2007 में, दार्जिलिंग वालों को क्यों नहीं दिया? फिर बेगर वाला बात किया ना, बेगर तो आपने कहा कि जो बीजेपी का नाम आपने लिया। फिर सब्जेक्ट तो स्पेसिफाई है, और भी एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगा, लेजिस्लेटिव पावर मिलेगा। कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में ये सारे प्रोविजंस मिलते हैं? मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, वो इस तरह से बोल रहे हैं। बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक ही बोल रहे हैं। University of Laksang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chigna Fallaga Registration Portal Fechainsuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kuryang, Admission Lenmang and Chainsuk. University of Ladakh से Choksna Shesil Kanuni Fun Fair. आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से लेह में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे हैं। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर सिक्स शेड्यूल और जो दूसरे अहम मुद्दे हैं, सिक्स शेड्यूल, स्टेट और जो बाकी मुद्दे हैं उनको लेके। और हम लगातार डिबेट के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्स शेड्यूल हम समझने की कोशिश करेंगे, और लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड क्यों मांग कर रहे हैं लद्दाख को, खासकर सिक्स शेड्यूल को लेके आज का ये डिबेट है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस से टुंडुप नुरबू चीता, जो कि काउंसलर हैं कांग्रेस के और लेह कांग्रेस के मेंबर हैं, और साथ ही साथ डिप्टी CCLHDC लेह छिरिंग आंचुक साहब। आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आंचुक साहब आपके पास आएंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, खासकर सिख शेड्यूल को लेकर? जी, हमारी ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे, क्योंकि हमने एक रेजोल्यूशन भी यहाँ से पास करके MHA भेजा है, उसमें हमारे लैंड को लेकर, जॉब को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर, हमारे ट्रेडिंग और बिजनेस को लेकर, उसमें हमने प्रोटेक्शन मांगा है, और उसका रेजोल्यूशन पूरे काउंसिल में मेजोरिटी के साथ पास करके हमने MHA भी भेज दिया। और रही बात सिक्स शेड्यूल की, सिक्स शेड्यूल में हमने 2019 से सब लोग सिक्स शेड्यूल के बारे में पता करने का कोशिश किया है, कर रहा है, और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे एक टूर भी किया। दोनों कौंसल से, ले का कुछ कौंसलर थे और करगिल से भी कुछ कौंसलर थे, और हमने सिक्स शेड्यूल के 2-3 जगहों पे जाके वहाँ पे ग्राउंड का हकीकत देखा है। और उसमें लैंड का प्रोडक्शन, खासकर लैंड का प्रोडक्शन देखा तो लैंड का ट्राइबल का जितना भी लैंड से वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटेक्ट है। एक नॉन ट्राइबल का लैंड खरीद नहीं सकते, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते। फिर भी हमारे पास बहुत सारे ये वो क्या बोलते हैं स्टेट लैंड्स है, और नौतौरे वो वाला कॉन्सेप्ट सिक्स शेड्यूल में है ही नहीं। इसीलिए हमने सिक्स शेड्यूल की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगा है, क्योंकि उसमें जिस तरह से लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, लद्दाख का कॉन्टेक्चुअल करके जिस तरह से हमें जो चाहिए उस तरह का हमने वहाँ पे एक डिमांड रखा है। ऐसे चीजें जी, यानी इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे स्टैंड है। जी, नुरबू साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से छिरिंग आंचुक साहब ने कहा कि सिक्स शेड्यूल का जब मुद्दा लद्दाख में उठा, उसके बाद लेह से और करगिल से काउंसलर्स का टूर करवाया जहां जहां पे सिक्स शेड्यूल है, और उन्होंने एक अहम पॉइंट की जिक्र की, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे प्रोटेक्शन है लैंड और जॉब को लेके, लेकिन खासकर जो स्टेट लैंड है वो जिस तरह से सिक्स शेड्यूल एरियाज में स्टेट लैंड सिक्स शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो इसी के चलते लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है। तो क्या कहेंगे आप इस पे? शुक्रिया एहसास साहब। और मैं सबसे पहले
आज जो बीते 10 दिन से सोनम वांगचुक की लीडरशिप में केडीए एपेक्स के द्वारा जो हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है 6 शेड्यूल के डिमांड को लेके, उन सबको नमन करता हूँ, उन सबको थैंक यू कहता हूँ कि वो लद्दाख के ज़मीन को सेव करने के लिए अपने जान दांव पे लगा के अपने आप को तकलीफ दे के गवर्नमेंट से ये मांग कर रही है। दूसरी बात, वांगचुक साहब से जो कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि लैंड को, कल्चर को, बिजनेस को सेव करना बहुत ज़रूरी है और हमारी नहीं, ये एक सोशो पॉलिटिकल डिमांड हो चुका है और ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड अभी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें मांग रहे हैं ये पूरा 6 शेड्यूल में आता है। और इनिशियल जो रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी वांगचुक साहब ने, हमारे डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने उस रेजोल्यूशन में 371 भी था, 6 शेड्यूल भी था और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी था। चलो बहरहाल इन्होंने लैंड के बारे में बात कहा, तो 6 शेड्यूल जो है 20 पैराग्राफ पे बात करता है और उन 20th पैराग्राफ में ये कहा है कि लैंड पे कानून बनाने का हक जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को है। ये गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी ये कहा। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इसमें ये नॉन ट्राइबल और ट्राइबल तो अलग बात है। इसमें ये लिखा है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुड मेक लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी है, चाहे जो भी लैंड हो, जिस हिस्से का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस लैंड पे लॉ बनाने का हक काउंसिल को है और काउंसिल के इजाजत के बिना कोई भी ना उसको मॉर्गेज पे रख सकते हैं, ना उसको लीज पे दे सकते हैं, ना उसको गिफ्ट कर सकते हैं और ना ही उस पे कोई सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख पे कि हम अभी ये 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले सालों में कि यहाँ के बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स, नॉन लद्दाखीज जो है, लद्दाख में जमीन खरीदने की बात कर रही है, बहुत लोगों ने खरीदा है, बहुत सारे ऐसे जगहों पे इंडस्ट्रियल्स की सेटअप होने की न्यूज आ रहे हैं। तो उन सबको रोकने के लिए 6 शेड्यूल ही ऐसा जरिया है। और 6 शेड्यूल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 6 शेड्यूल के इंट्रोडक्शन में ही यही कहा है, इट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, यानी पार्लियामेंट्री और असेंबली के बाद कोई बहुत ही एक पावरफुल वेपन है, टूल है, पॉलिटिकल टूल है, जिससे हम अपने जल, जंगल, जमीन सबको बचा सकते हैं, वो है सिर्फ 6 शेड्यूल। तो मैं वांगचुक जी के इंटेंशन दोनों का साफ है, वो कह रहे हैं कि लैंड को सुरक्षा जरूरी है, कल्चर का जरूरी है, बिजनेस का जरूरी है, हमारा भी यही है, लेकिन क्लियर कट यही है कि इसका सेफगार्ड सिर्फ 6 शेड्यूल से हो सकता है और दूसरा कोई प्रोविजन इसको जितना सिक्योर 6 शेड्यूल कर सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसको इतना क्या कहते हैं सेफगार्ड नहीं कर सकता है। थैंक यू। वांगचुक साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि जो स्टेट लैंड है वो 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 6 शेड्यूल के अंदर काउंसिल्स के पास पावर है लॉ मेकिंग का, तो इसको आप कैसे देखते हैं, जिसके ऊपर जिस तरह से टुंडुप साहब ने रिएक्ट किया? 6 शेड्यूल में क्लियरली ये भी कह रखा है कि इट इज स्टेट फॉर असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, और साथ में ये भी क्लियर है कि उसमें फॉरेस्ट लैंड, ट्राइबल लैंड, फॉरेस्ट लैंड और ट्राइबल लैंड वहां पे मेंशन कर रखा है, और उसमें कोई स्टेट लैंड और नौतौर का कोई मेंशन ही नहीं है। अगर एमेंड करके करना है तो एमेंड 2019 में 125th अमेंडमेंट बिल लाया था, लेकिन उसको अमेंड नहीं कर पाया, क्योंकि जितने भी वो था कौंसल था, कोई 10 कौंसल है 6 शेड्यूल में, सारे में अपना अपना इंटरेस्ट उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसको अमेंड भी नहीं कर पाया। अगर कल को 6 शेड्यूल हमारे लद्दाख के लिए भी एक्सटेंड करते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अमेंडमेंट के लिए हमें उनको भी पूछना पड़ेगा, असम को भी पूछना पड़ेगा, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि खुद का आपस में तो बनते ही नहीं है और हमें इसमें कैसे फिट करना है वो समझ भी नहीं आता। इसीलिए हमने 6 शेड्यूल के ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगा, कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी किसी रूप में भी। और कल भी हमें सुनने और देखने को सोशल मीडिया के थ्रू ये देखने को मिला, कल केडी और एपेक्स ने भी 6 शेड्यूल ए करके कोई प्रपोजल दिया है।
guni namje nanga trangar che chenjik ngatanga chu gozdum manga chano inna ngatange gozdum dande chu culture jit magos yang changmala chu top thupan nantan chogos skyodan talani guni namje nanga chu culture se thoga shang jose dukte se natholenin sotu tangjes indo chalak thuches indo ya chu jukches indo gyurja chungun gyurja chenmo gyurches innang ibo chungun culture chikpes ko lamano ibo ngatanga chu thopche se charji thoga khak lenche se skol laino izuk chichok chige sambasal karosu changme ngatang sangme sang rinjan gyuchorla khak inkan samlo tang tukkanyo nase lasgule nanga thosaza diste report choza yang ngerange kingses gulang spospasal sangmal lokste las choza ngatange namla tangme nangang cirkal demo nyampo chu thop juk nyen chesino talane gulang ngerange tangmonis kupche chikpo manpa machat chichok sinanga chu thop chukanje gyuraza yang chu gyukche sang chatme la boraza itu boraza chu tixpare rinchane no tenes kyodang sangmal lokste ibo itu borin chu cirkal demo kulche se khachat join ई कैप्टक्सपो मिमंग से फंदीपिया जल जीवन मिशन लद्दाखी छोंगने इस पेल्टेन के अंदर खासकर लेह में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और उस हंगर स्ट्राइक के माध्यम से लोगों का सिंपैथी अगर हम कहें सेंटिमेंट कहें वो कहीं न कहीं 6 शेड्यूल के ऊपर जो है लोग को इमोशनली जुटते हुए देखा जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन नजदीक है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही 6 शेड्यूल को आगे जो है अपने मैनिफेस्टोस में भी रखा है लगातार 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस में। तो ये क्या सेटबैक नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या भारतीय जनता पार्टी एक नए नैरेटिव के साथ आके लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का नैरेटिव है उसको हावी कर सकता है? कल जब हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ था और उसके बाद फिर से अमित शाह से भी मिला, एमएचए में 2 बार मीटिंग हुआ, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटेंड भी किया है, ये प्रोडक्शन देंगे करके। कम से कम उसको ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो भी एक सवाल है। कम से कम उस टाइम पे भी 1989 में भी ये एजुटेशन छेड़ा था, उस टाइम पे 95 में हमें वो यूटी की जगह एलएसडीसी दिया, उसी तरह से भी जितने दे रहे उसको ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर आगे हमें डिमांड करते रहेंगे। इस तरह का एक प्रोसेस रहे तो फिर अब तक तो ऐसे प्रोसेस रहा है, इसलिए मेरा सोच वही है कि जितना दे रहे उसको ले लेना चाहिए। उसके बाद वो फिर देखेंगे। और एक वो है कि उस टाइम पे हमने यूटी मांगते समय भी हमें ये नहीं सोचा होगा ना यूटी कैसा होगा, कैसे फिर अभी यूटी दे देते हो, यूटी में ये नहीं वो नहीं ये नहीं है, अभी पता चल रहा है। फिर अब इससे पहले हमें 6 शेड्यूल से पहले कम से कम उसमें क्या चीज है उसको खंगालना जरूरी है, इसीलिए उसको स्टडी करने भी जरूरी है। लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लद्दाख के इंटरेस्ट में क्या है, क्या लद्दाख में फिट बैठता है कि नहीं बैठता, वो तो देखना चाहिए। हमने थोड़ा बहुत उसको स्टडी करने के बाद ये प्रपोजल दिया है। क्या इस पॉइंट पे आप मुतमईन है टुंडुप साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासकर लद्दाख के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफर कर रहे हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ये एक स्टेप बन सकता है, एक जो है सीढ़ी बन सकता है 6 शेड्यूल तक पहुंचने के लिए। देखिए एसएक्स साहब, मुझे अभी बीजेपी का अप्रोच यही लगता है कि बेगर हैज नो चॉइस। वो हमें एक बेगर की तरह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो दे दो ले ले। भाई हमारा डिमांड है, जिस तरह इन्होंने कहा अमेंडमेंट होता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का 49th अमेंडमेंट 1984 में हुआ, जब त्रिपुरा स्टेट को 6 शेड्यूल मिला, उससे पहले मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी था और उस समय यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट 1971 में बनाया था। तो जब इन 2 स्टेट्स को, जो अभी स्टेट बने हुए, इन दोनों को जब 6 शेड्यूल ग्रांट किया था तो एक अमेंडमेंट बना के दिया था, ठीक है। पूरा पावर में से दोनों, जब मिजोरम को मिला और त्रिपुरा को जब स्टेट मिला 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया, वहां पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है दोनों में कि इस 6 शेड्यूल वाले जो एरिया में है पैराग्राफ 3 को इनेक्ट करेंगे, यानी कि जब 6 शेड्यूल इन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सबसे पहले लैंड को लेके लॉ मेकिंग पावर जो है दिया जाएगा। तो जब आप किसी एरिया को 6 शेड्यूल देते हो तो उसको अमेंडमेंट करते हो। जो कल एपेक्स ने कहा वो एक ड्राफ्ट था, वो एक अपना एक फिक्शनल आइडिया था कि इंसर्शन ऑफ 6 शेड्यूल ए, ताकि अमेंड करके जो लद्दाख को दे, जिस तरह 49th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 49th अमेंडमेंट करके अर्ली 80s में जब त्रिपुरा स्टेट को 6 शेड्यूल दिया तब भी अमेंडमेंट किया, जब मिजोरम यूनियन टेरिटरी था तब वहां 6 शेड्यूल लिया तब भी अमेंडमेंट किया, और जब लद्दाख को देंगे तब भी अमेंड करके देंगे। तो
क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब 6 शेड्यूल आएगा तो सबसे पहला इन दोनों पास प्रैक्टिस में जो एक्ट में लिखा है, बुक में लिखा है, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ, ये जो क्लियरली 6 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दोनों में पैराग्राफ 3A जो है लागू होगा। यानी पैराग्राफ 3A हमें लैंड पे लॉ बनाने का पावर देता है। सो 6 शेड्यूल में जब आप 3A हम लद्दाख को देते हैं तो हम अपने लद्दाख के लैंड पे कानून बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी। तो ये कहना कि अमेंडमेंट में वो मान रहे नहीं मान रहे, जब त्रिपुरा को 49th अमेंडमेंट बनाया तो असम से तो नहीं पूछा, जब मिजोरम को ये क्या कहते हैं 6 शेड्यूल दिया तब किसी त्रिपुरा से तो नहीं पूछा, मेघालय से तो नहीं पूछा। तो जब 6 शेड्यूल का एक्सटेंशन आप कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हो, तो कहीं और वो करने की जरूरत नहीं है। तो जब अमेंडमेंट करके आप किसी एरिया को दे रहे हो तो विद इन द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल क्या है, पैराग्राफ 3A जो हमें पावर देता है लैंड को रिलेटेड लॉ बनाने का। सो वो हमें मिलेगा जो अभी नहीं है। थैंक यू। वांगचुक साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर इसके अमेंडमेंट की बात करें तो एक 2007 में शायद ये अमेंडमेंट बिल 107 होगा। गोरखालैंड, दार्जिलिंग का गोरखालैंड जो अभी कौंसल है, उन्होंने भी वहां पे उस टाइम पे वो बिल लाया था। उस टाइम पे कांग्रेस का गवर्नमेंट था। फिर अगर कांग्रेस का इंटेंशन इतना सही होते तो उनको दे देते, दिया नहीं उनको। अभी वही जैसे विदाउट अभी उनको चला पा रहा है, कभी नहीं चला पा रहा है। चलो एक बात ये हुआ। तो दूसरी बात ये, जिस तरह से चिता साहब बोल रहे हैं ना कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, वो इस तरह से बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही बोल रहे हैं। उसमें एमेंड करके ये करना वो करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में भी वही बोल रहा हूँ, जो 6 शेड्यूल में जो हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट में हमारा जो फिट बैठता है लद्दाख के, वो हम उसमें फिट करेंगे। उसके बाद जो हमारे इंटरेस्ट का, जो हमारे फायदे का नहीं है, वो निकाल के फेंक देंगे। और ऐसा वाला कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेफगार्ड चाहिए। वांगचुक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में क्या होगा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जोर लगा रहे हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देगा, उसमें क्या होगा? क्या लद्दाख का यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा? क्या लद्दाख के जॉब्स रिजर्व होंगे? लैंड पे जो है हमारे लोगों का पावर होगा? और क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में मिलेगा? एक तो लैंड, हमारा लैंड प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो उसमें वो प्रोविजन मिल जाएगा लैंड का प्रोटेक्शन। और जिस तरह से हमारा जॉब का है, चाहे गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड, उसका प्रोटेक्शन उसमें हमने प्रपोज किया है। और साथ में हमारा कल्चर को लेकर, कल्चर तो मेन तो फैक्ट्रीज से भी होता है, एक कल्चर हो गया, दूसरा ट्रेड और हमारा बिजनेस को, उसका प्रोटेक्ट होना चाहिए। ऐसे करके हमने वो रखा है। उसका ड्राफ्ट भी थोड़ा बहुत 6 शेड्यूल से लाएंगे, थोड़ा बहुत बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उसमें से लाके ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल से एक सेफगार्ड बना के हमें वो प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा। टुंडुप साहब, जिस तरह से वांगचुक साहब का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में जो डिमांड 6 शेड्यूल में कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल ही क्यों, अगर दूसरा ऑप्शन है वहां पे आपको सब कुछ मिल रहे हैं? ऐसा सब देखिए, वांगचुक साहब ने अभी जो हमारे ऑनरेबल डिप्यूटी चेयरमैन है, इनका जो कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो फिक्शनल है, एक मूवी की तरह है, कहीं है नहीं। और जो हम बात कर रहे हैं वो 6 शेड्यूल में है। 6 शेड्यूल ए कौन सा फिक्शनल नहीं है? 6 शेड्यूल है वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, जो आप ड्राफ्ट देते हो। जिस चीज के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी प्रपोजल ही है ना। नहीं, मैं वही वो भी एग्जिस्ट तो कहीं भी कर नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वांगचुक साहब, जब आप किसी एरिया को 6 शेड्यूल देते हो तो उसमें अमेंडमेंट करते हैं। मैंने पहले कहा जिस तरह त्रिपुरा को दिया तो वो 49th अमेंडमेंट करके दिया, जिस तरह मिजोरम को मिला वो यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट करके दिया। तो इसी तरह जब लद्दाख को देंगे तो एक अमेंडमेंट करके देंगे। वो ऐसा ही चलता है। जब भी आप किसी एक्ट को, प्रोविजन को कहीं पे एक्सटेंड करते हो तो वो अमेंडमेंट होके ही आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, 1952 में, उसमें 6 शेड्यूल में क्लियरली उसमें मेंशन करके दिया था कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये बाद में इसमें वो नहीं किया था, वो 52 से आ रहा है, चले आ रहा है। और स्टेट का नाम तो लिखित में देखता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मैं भी लिखित में देता हूँ ना, मैंने अभी लेके नहीं आया। आप दिखाइए, मैं ये पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, हम वो जाके भी देखा है।
नहीं, आप दिखा दीजिए कौन से एक्ट में लिखा है कि ये ऐसा हो रहा है करके। मैं आपको एक्ट बताता हूँ। आपका अभी ये देखो ना, सिक्स शेड्यूल का अभी भी मिल जाएगा आपको इंटरनेट में। वहां पे अनब्रेक असम पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है असम था। हाँ था, उसमें क्लियरली मेंशन है, पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा होगा सिक्स शेड्यूल इस स्टेट को होगा। असम का अनब्रेक एल्सवाइज जो असम था पहले नॉर्थ ईस्ट का जितने भी स्टेट उसमें आते हैं, उसमें पूरे लिखा है क्लियरली, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम करके। वांगचुक साहब, आप नॉर्थ ईस्टर्न के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हो, हम अभी सिक्स शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह सिक्स शेड्यूल में क्लियरली लिखा है फर्स्ट, आपको जो कॉपी अभी दिखा रहे हैं ना, जो कॉपी अभी दिखा रहे हैं ना, नहीं, आप ये बता दीजिए उससे फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखो, ये नहीं मिलेगा। चलो अमेंडमेंट में मानता हूँ, आप जो बात कर रहे हो वो सिक्स शेड्यूल के बारे में बात नहीं कर रहे हो, वो आप जो मैं सिक्स शेड्यूल का ही बात कर रहा हूँ। सिक्स शेड्यूल कहाँ पे एक्सटेंड होगा उसका बात कर रहा हूँ, उस स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो उनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हो। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह किसी भी एरिया में कुछ भी एक्ट अगर एक्सटेंड किया तो उसको अमेंड करके ही होता है, तो वो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सिक्स शेड्यूल जो लद्दाख को मिलेगा, ऐसे ही सिक्स शेड्यूल विद सो एंड सो अमेंडमेंट लद्दाख को एक्सटेंड किया जाएगा, और उस एक्सटेंशन से हमें जो पैराग्राफ थी जो सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन में है, जिससे हमें लैंड पे कानून बनाने का हक मिलेगा, बिजनेस पे मिलेगा, जॉब पे मिलेगा, कल्चर पे मिलेगा, एजुकेशन पे मिलेगा। इसी तरह 40 सब्जेक्ट तो स्पेसिफाई है, और भी एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगा, लेजिस्लेटिव पावर मिलेगा, जुडिशरी पावर मिलेगा। ये कि कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में ये सारे प्रोविजंस मिलते हैं। तो आपका जो कहना है मैं समझ रहा हूं कि वो है, कोई मेघालय रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, असम नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हो वो सिक्स शेड्यूल के बारे में बात नहीं है। थैंक यू। सिक्स शेड्यूल उससे जुड़ा हुआ है, सिक्स शेड्यूल के साथ जुड़ा है। ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हो उसको प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए आप एक एक्ट या अमेंडमेंट बता दीजिए, फिर हाँ हम भी स्टडी करेंगे। हम एक डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, वी आर नॉट हियर टू प्रूव आवरसेल्फ राइट, बट अगर हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो तर्क पे करें, क्योंकि सिक्स शेड्यूल पे ना मेरा ओपिनियन असर करता है ना आपका ओपिनियन असर करता है। जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित पब्लिक के सामने रख रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या पैराग्राफ लैंड पे लॉ बनाने का हक नहीं देता है? लैंड पे लॉ बनाने का हक उसमें लिखा है, लेकिन पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं है। वहां पे हमने असम में देखा है, असम में देखा है। हमें तो पेपर पे चाहिए, बाकी असम में आप पूछ लो ना, असम में पूछो, मेघालय में पूछो कितना लॉ पास हुआ है, कितना लॉ पास हुआ है उसमें वो पूछो ना। कोई 49 के करीब उन्होंने लॉ बना के भेजा, और दो ही उनको दो अप्रूव हो गया है। आंचुक साहब, अगर किसी को आप चाकू दे रहे हो और उससे प्याज नहीं कटा जा रहा है, तो उसमें चाकू की गलती नहीं है, जिसके हाथ में उसकी गलती है। तो उनसे लॉ पास नहीं हो रहा तो उनकी गलती है। आप हमारे पास लाके दिखाते हैं आपको। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो लिखित में है, और अंकित जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया कि पेपर में ये सारा बात है। तो वही रेगुलेटर है, जुडिशरी क्या है उसमें क्लियरली देखना चाहिए। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी जो हमारा गोवा मेंबर होता है, गोवा मेंबर गांव लेवल पे अपना कोई किसी का कोई इश्यूज आता है तो उस अपने गांव लेवल पे सॉर्ट आउट करते, वही तो है उनका जुडिशरी। और जितना भी केसेस आता है वो तो कोर्ट में आ जाता है उनका भी। हमने तो ग्राउंड पे जाके देखा है ना। नहीं हमने, और लेजिस्लेचर भी ये उस वाला कानून तो है नहीं जो असेंबली में होता है, जो पार्लियामेंट में होता है। तो वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। कम से कम ग्राउंड के हकीकत देख के वो बोलना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, असली में लेजिस्लेचर है कि नहीं है। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सिक्स शेड्यूल में लेजिस्लेचर सब्जेक्ट्स पे दिया गया है, जिस तरह लैंड पे है, एजुकेशन पे है, 40 ऐसे सब्जेक्ट्स है उसकी तरह, तो उस चीजों पे हम बना सकते हैं। तो उस चीजों पे बनाने का हक हमें मिला है। उसके अलावा अगर आप लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हो,
ऑब्वियसली नहीं होगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए, क्या 6 शेड्यूल के लेजिस्लेचर में प्लानिंग डेवलपमेंट नहीं है? क्या एजुकेशन नहीं है? फिर जब ये है तो ये चीजें आप किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड में आप मुझे बताइए किस में? क्या 371 में ये प्रोविजन है? क्या 5th शेड्यूल में ये प्रोविजन है? और इन 3 के अलावा तो कोई दूसरा प्रोविजन तो है नहीं। तो क्या ऐसे प्रोविजन में सारे सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग पावर हमें मिलता है? वो तो नहीं, वो है, वही बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना पॉजिटिव जितना भी है ना, पॉजिटिव चीजें जितना 6 शेड्यूल में, वो हमें अपने उसमें लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में। अभी तो लाने की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे एक नेगेटिव चीज बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे अभी लाना है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम जो पॉइंट्स 6 शेड्यूल जो पॉजिटिव चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में लाएंगे, तो उसके बजाय अगर 6 शेड्यूल को ही अगर आप एक्सेप्ट करें तो उसमें क्या रीजंस हैं, कौन कौन से कॉन्क्रीट रीजंस हैं जिस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी 6 शेड्यूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उसमें एक तो मैंने पहले बताया कि उसमें नौतौर और वो है ही नहीं, स्टेट लैंड वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसमें सिर्फ ट्राइबल एरिया और फॉरेस्ट लैंड लिखा है, और उसमें कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ में अभी क्या होता है कि जितने भी हमारा भाई बहने जितने भी होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर कस्टमरी लाई जाए तो हमें जो बड़े वाला जो बेटा होते हैं उसको पूरे के पूरे जमीन उसको मिल जाते हैं। एक एग्जांपल वो है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अशोक साहब ने जो कहा कस्टमरी लॉ जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लद्दाख बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट को लागू किया गया था, उसमें एक क्लियर कट लिखा है कि अगर भाई बहन हो तो बहन, लड़की का मेंशन ही नहीं है, लड़की को नहीं मिलेगा। ऐसा बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट, लड़के को चाहे जितने भी भाई बहन हो तीनों को बराबर मिलेगा। तो ये पहले अर्ली 2000 में बनाया था, उसके बाद फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट ने उसको ओवररूल किया था। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इन्होंने फिर से वो लागू किया, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है वहां अगर आपके घर में कोई लड़की हो तो वहां मेंशन ही नहीं है उस एक्ट में। तो अगर 6 शेड्यूल हो या ना हो, आप इसाक साहब आपके पास वो मुस्लिम प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट लागू होता है तो आप अपने हिसाब से वो करते हो, ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट है। नहीं, कस्टमरी लॉ में क्या है, ले में क्या कस्टम है आप बताइए। अगर आप नंबरदार लेवल पे जाएंगे तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, गांव के रिचुअल्स कैसा है, उसको कानून बनाने में क्या नेगेटिव पॉइंट्स है? वो तो कानून क्या नेगेटिव पॉइंट क्या है? जी, टाइम की कमी हमारे, और कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं 6 शेड्यूल में जो लद्दाख के फेवर में नहीं है? अगर 6 शेड्यूल हम एक्सेप्ट करते हैं तो इन पॉइंट्स के जरिए लद्दाख को नुकसान पहुंच सकता है, तो इस बेसिस पे आप 6 शेड्यूल को फेवर नहीं कर रहे हैं। एक तो कस्टमरी लॉ हो गया, एक तो लैंड हो गया जो स्टेट लैंड और नौतौर का वो है, और दूसरा उसमें क्या बोलते हैं फंडिंग का बहुत कमी होते हैं। और उसमें अभी 125 अमेंडमेंट जो लाया था वो सिर्फ फाइनेंस कमीशन वहां पे सेटअप करने के लिए वहां पे वो बिल लाया था, लेकिन वो बिल भी सबका इंटरेस्ट उसमें पूरे का पूरा जितना भी कौंसल थे सबका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा था, तो वो भी बिल अभी भी अटका हुआ है राज्यसभा में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फंडिंग का बहुत सारे कमी होते हैं वहां पे। उस फंडिंग को अपना वो करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगा रखा है, बहुत सारे फीस लगा रखा है। कोई पानी ले रहे तो पानी का टैक्स ले रहे, कोई अपना प्रॉपर्टी बना रहे तो कोई अपना घर बना रहे तो उसके हिसाब से वहां पे टैक्स लिया जा रहा है, और कोई टैक्सी चला रहे तो टैक्सी के ऊपर उस पर टैक्स लगे, जितने भी मुलाजिम है उसका भी टैक्स लगा रहा है। यानी फंडिंग की कमी होगा और साथ में लोगों से भी पैसा लगेगा, यानी टैक्स काफी लगेगा। टुंडुक साहब आपसे और उस टाइम पे जिस टाइम हम उधर विजिट करने गया था, कोई 400 के करीब कोई मुलाजिम था जो 23 मंथ से वहां पे स्ट्राइक पे बैठा है क्योंकि उनका सैलरी नहीं मिल रहा था। 23 मंथ्स मीन ऑलमोस्ट 2 years। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। यानी अगर 6 शेड्यूल एक्सेप्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये इशू लद्दाख में फेस कर सकते हैं। चलिए टुंडू साहब आपसे जानना चाहेंगे 6 शेड्यूल में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को लेके किस तरह की पावर है? खासकर इस वक्त एक बड़ा मांग जो है एपेक्स केडीए के साथ साथ जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के पास जो है
वो पावर नहीं है जो होना चाहिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। इसाक साहब, मैं अपने सबमिशन में यही कहूंगा। पहले मैं डिप्टी चेयरमैन, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन की दो बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा। जिस तरह इन्होंने कहा नौतौर का मेंशन नहीं है, तो लद्दाख इंडिया का पार्ट 1948 में बना और जम्मू एंड कश्मीर में ऐलान 38 के तहत नौतौर का सिस्टम था। बाकी जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी और स्टेट में नौतौर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है, लेकिन नाम दूसरा है। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो लाल डोरा करके आता है, उसी तरह हर एक स्टेट में इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड को लेके अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट्स है। तो जब ये नौतौर का कॉन्सेप्ट लद्दाख जेएंडके में ही है, इस स्टेट के अलावा पहले कहीं नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट ऑफ द लॉ है, एग्रीकल्चर लैंड को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, नौतौर जैसे जहां आप एक जमीन को देते हो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ऐसा सारा कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है 6 शेड्यूल के एरिया में मेंशन किया गया है। दूसरी बात, फंडिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि 6 शेड्यूल को लेके कोई प्रॉब्लम होगा। जब हम यूनियन टेरिटरी नहीं थे तो 2018 में हमारे ले के सीईसी, ऑनरेबल सीईसी साहब का ये स्टेटमेंट था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से हमें 25,000 करोड़ का फंडिंग मिला हुआ है, और वो यूटी नहीं था, हम एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट थे। तो एक डिस्ट्रिक्ट, जब हम डिस्ट्रिक्ट थे तब सीसी का ये स्टेटमेंट था कि हमें 25,000 करोड़ फंडिंग मिला है। तो फंडिंग का अपना पॉलिटिकल अप्रोच से लेना देना है, ना कि 6 शेड्यूल से कोई लेना देना ना है। दूसरी बात, जिस तरह अंशुक साहब ने कहा कि 6 शेड्यूल के एरिया में बहुत सारे ऐसे 400 ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको सैलरी नहीं मिला। सिमिलरली रिसेंटली 2000 से ऊपर डेली वेजेस को यहाँ यूटी बनने के बाद भी बहुत सारे 6-7 महीने हुए तो उनको अपना वेजेस या सैलरी नहीं मिला था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती है, ना कि नहीं, वो लोग डेली वेजर नहीं था, वो लोग फिर क्या था? उनके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट के थ्रू हुआ है वो लोग। जो आप जो भी कह सकते हैं, जो है फंडिंग की कमी कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह सकते हैं। पैसा तो नहीं मिला, तो 5 दिन के लिए भूख हड़ताल के लिए ले में भी लोग बैठे थे, और कारगिल में भी ऐसा कुछ हुआ था। तीसरी बात, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको लॉ मेकिंग पावर मिलेगा लैंड को लेके, पंचायत को लेके, म्यूनिसिपल को लेके, पीएचई को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, प्लानिंग को लेके, डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, हर वो चीज जो आज के समय में लोगों की जरूरतमंद चीजें हैं जिनसे हमें डर है, उन सब पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और 6 शेड्यूल में पैराग्राफ 12 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंटर से जो भी, पार्लियामेंट से जो भी एक्ट लागू किया जाए वो 6 शेड्यूल के एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अनुमति नहीं हो। जिस तरह पास में हम अगर एग्जांपल देखें तो सीएए का हम देख सकते हैं कि हर जगह इंप्लीमेंट होता है, लेकिन 6 शेड्यूल के एरियाज में नहीं हो रहा है। इसका मैं एक रिसेंट एग्जांपल ये दे सकता हूं कि जो अभी शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट आया था, तो लद्दाख में भी 4 ऐसे ट्राइब्स मेंशन किए गए तो जो लद्दाख में था ही नहीं, जैसे गुज्जर, नूरुल साहब, मैं मानता हूँ आपकी बात को, पूरे मानता हूँ, तो अगर हमारे मानता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। फिर आपने दार्जिलिंग में क्यों नहीं दिया? दार्जिलिंग में आपने क्यों नहीं दिया? दार्जिलिंग में देना चाहिए था। फिर उस अमेंडमेंट को हम रिजेक्ट कर सके। तो ये 3 ऐसे, नहीं, दार्जिलिंग में उस टाइम पे आपका गवर्नमेंट था 2007 में, दार्जिलिंग वालों को क्यों नहीं दिया? फिर ये तो आप पॉलिटिकल हो गए, हम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं कि नहीं, आपने बेगर वाला बात किया ना। बेगर तो आपने कहा कि जो बीजेपी का नाम आपने लिया, फिर तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, आपने क्यों नहीं दिया? अगर पॉलिटिकली जाते हैं तो मैं भी बोलूंगा। आप बोलिए, आपने उधर क्यों नहीं, आपके गवर्नमेंट ने क्यों नहीं? उस टाइम पे आपका गवर्नमेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था 2007 में, वो लोग स्ट्रगल किया। तो मैं आंसरेबल नहीं दे, नहीं, तो ना पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में तो बोलना पड़ेगा ना आपको भी, ऐसे नहीं है। नहीं, मैं आपसे, मैं देखिए अंशुक साहब, अभी हम ब्लेम गेम तो उस पॉलिटिकल मैंडेट, शायद कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम ये सारे डिस्कस करेंगे, बट आज अगर 6 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तो हाँ है ऐसे कुछ चीजें जिसको हमें क्लियर करना है, जिसको हमें लोगों के सामने रखना है। और ये मैं अपना ओपिनियन नहीं, एक्ट में जो रखा है वो लिख रहा हूँ। जिस तरह आपने पहले कहा कि पंचायत नहीं है, पंचायत है। थैंक यू। टुंडुम साहब, आपने पब्लिक थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की? अगर आपने बात की काउंसिल्स के पास लॉ मेकिंग पावर होगा, जी, तो लॉ मेकिंग पावर
को लेके अल्टीमेट अथॉरिटी जैसे 6 शेड्यूल एरिया में कौन होगा, उस स्टेट में कौन होगा? पब्लिक, आई मीन अल्टीमेटली आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे डिबेट हो रहा है कि 6 शेड्यूल होगा तो पावर तो गवर्नर के पास होगा, गवर्नर के पास होगा। तो जब भी काउंसिल से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी चीज पे लॉ बनाते हैं तो फाइनल अप्रूवल ऑब्वियसली गवर्नर का होता है। अगर आप मिजोरम का एक्ट पढ़े, जब मिजोरम को 6 शेड्यूल दिया गया था तो वहां गवर्नर मेंशन नहीं होता है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन होता है। सो इसीलिए अब ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है। किसी भी स्टेट में देखिए, कोई भी एमएलए कैबिनेट जब किसी बिल को पास करता है तो फाइनल अप्रूवल स्टेट का गवर्नर ही देता है। कंट्री लेवल पे आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो भी बहस होता है फाइनल उस पे साइन जो है प्रेसिडेंट का होता है। सो फाइनल अथॉरिटी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम उस चीजों पे बात कर सकते हैं। अंशुक साहब गवाह है, आप उनसे पूछ लीजिए। हम ये 6 LSDC इलेक्ट होके हमारा तीसरा साल चल रहा है और हमने तकरीबन 6 जनरल काउंसिल किए हैं। इनिशियल के एक जनरल काउंसिल में हमारे सब्जेक्ट में, हमारे जनरल काउंसिल में रेवेन्यू सब्जेक्ट सिर्फ एक जनरल काउंसिल के लिए था। उसके अलावा 5 ऐसे जनरल काउंसिल हुए हैं जिसमें रेवेन्यू तो मेंशन ही नहीं था, डिपार्टमेंट भी नहीं था। ये अंशुक साहब गवाह है। तो ये चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास उन चीजों पे लॉ मेकिंग पावर नहीं है। तो जब ये है तो एटलीस्ट दोनों का लास्ट पे इस वक्त जो हंगर स्ट्राइक हो रहे हैं लेह में, उसके ऊपर दोनों से कुछ राय कमेंट्स लेना चाहेंगे। अंशुक साहब, इस वक्त जो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं पिछले कई दिनों से, आपका क्या टेक है उस हंगर स्ट्राइक को लेके? चूंकि अक्रॉस लद्दाख से सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को समर्थन मिल रहे हैं। मैं कहा सोनम वांगचुक को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो वहाँ हंगर स्ट्राइक पे बनते हैं, मैं भी मानता हूँ। और मैं भी, बहुत सारे लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को वहां पे सोनम वांगचुक है तो फिर चले जा रहा है। मैं भी अभी फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि सोनम वांगचुक को मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, सपोर्ट। साहब जी, वेल मैं तो सोनम वांगचुक जी को सल्यूट करता हूँ। रिस्पेक्ट की बात तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस 10 दिन तक भूखा रहे, उनका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो मेरा यही है कि हमने लद्दाख में जो एजिटेशन किया, जो अपनी मांग गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, बहुत ही नॉन वायलेंस तरीके से रख रहे हैं और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। अब 10 दिन तक कोई भूखा बैठा हुआ है तो रूलिंग गवर्नमेंट से एटलीस्ट कोई आके उस अनशन को जल्द से जल्द तोड़ने की बहुत जरूरी है और लद्दाख के मांग को क्या कहते हैं, पूरा करना जरूरी है, समझता हूं। क्योंकि अगर इस तरह हंगर स्ट्राइक में खुदा ना खास्ता टच वुड किसी की मौत हो जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ लद्दाख में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। यूथ चाहे मणिपुर का हो या कश्मीर का हो या लद्दाख का हो, यूथ होता है और यूथ एनर्जेटिक होता है। और जब यूथ का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो वो रास्ते पे निकलते हैं और वो एग्रेसिव तरीके से निकलता है। इससे पहले भी मैंने गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया, ये अवेयर किया, ये इन्फॉर्म किया कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुली हैंडल किया जाए तो बहुत अच्छा है, ना कि एग्रेसिव तरीके से। अगर इस पीसफुल को पीसफुली ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या पता कल कुछ भी हो सकता है। और अगर यूथ भड़क जाए तो किसी के काबू में नहीं आएगा, ये मैं आज कह सकता हूं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कोई आए, इस हंगर स्ट्राइक को कंक्लूड करे, एमएचए से बात करे, 6 शेड्यूल के बारे में बात चर्चा शुरू किया जाए। कुछ नहीं तो आप कह सकते हैं कि अगला अगर गवर्नमेंट हो या ऐसा कोई कैबिनेट कोई अप्रूवल कर दे कि 6 शेड्यूल एरिया में ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये टॉक शुरू होने चाहिए। अगर आप 10 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आए तो हम तो यही समझते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट लद्दाखियों को मरना है तो मरने दो, बाढ़ में जाओ वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें ऐसा बात नहीं है ना। कई बार हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ है, 2 बार मीटिंग हुआ, 3 बार तो वहां पे सेंट्रल एमएचए में मीटिंग हुआ है। नहीं, वो ऐसे बात नहीं कि दवा बाढ़ में जाते जाए वाला बात नहीं किया ना। मैं कह रहा हूँ अनशन के बाद मुझे अंशुक साहब का स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा कि सोनम वांगचुक जी बहुत एजुकेटेड है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ईमानदार है और वो उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एक एजुकेटेड ईमानदार
एक्सपीरियंस आदमी लद्दाख को सिर्फ सही रास्ता दिखा रहा है। तो जब ये मानते हैं, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, पार्टी का कंपल्शन बहुत कुछ होगा, लेकिन पार्टी से पहले लद्दाख को रखना। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर सिख शेड्यूल के हवाले से आप दोनों ने हमारे साथ ज्वाइन किया और अपनी अपनी बातें हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर्पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और खासकर इस वक्त जो डेवलपिंग स्टोरीज लद्दाख से उभरते हुए आ रहे हैं, उस हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।